सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, जैसा कि लगातार मैं आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के पवन सीरीज को पढ़ा रहा हूं और इससे पहले राजन सीरीज मैंने पूरा आपको पढ़ा दिया है गणित विषय का, और कंप्यूटर विषय का राजन सीरीज पढ़ा दिया है। तो अब देखिए, यहाँ पवन सीरीज में हम लोग देख रहे थे थर्ड सेमेस्टर का जो नया पवन सीरीज है 2023 संस्करण का, उसको हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। और इसमें हमने बहुविकल्पीय और अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देख लिया है। अब जो आपकी परीक्षा में 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 7 क्वेश्चन आते हैं, और 25 नंबर में 14 नंबर जो होता है वह आपका लघुत्तरीय प्रश्नों से ही पूछा जाता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, वे सारे प्रश्न और सभी जितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सभी तरीके के प्रश्न यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, खुद से कम 1-2 स्टेप जितना आपसे हो पाता है उतना करिएगा ईमानदारी से, फिर उसके बाद सोल्यूशन को देखिएगा। ठीक है, तो कॉपी पेन लेकर के मस्ट है बैठना। जब भी आप गणित की क्लास अटेंड करो तो कॉपी पेन लेकर के आपको बैठना ही बैठना है। आपको रफ कॉपी ले लेना है, पेन ले लेना है, और सीरीज का पीडीएफ आपको ऐप में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस क्लास से हम लोग देखिए लघुत्तरीय प्रश्नों को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें समय लगेगा, आपको पता है 80 से अधिक क्वेश्चन हैं। लघुत्तरीय प्रश्न जो है टोटल मैं आपको बता देता हूं कितने हैं। इसमें नंबरिंग नहीं दी हुई है, आप लोग नंबरिंग कर लीजिएगा। 85 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पे देखेंगे। 85 क्वेश्चन टोटल मैं आपको पढ़ाऊंगा, सभी प्रश्न हम लोग देखते हुए चलेंगे और अच्छे से समझते हुए चलेंगे। और आपको अपनी प्रैक्टिस अच्छी करनी है ताकि आप 1 घंटे में पूरा मैथ का पेपर करके आओ 25 में 25, और करके आओगे तो 25 में 25 मिलेगा ही, जाहिर सी बात है, और यही आपका नंबर भी बढ़ाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, यहाँ पे दिए गए चित्रों में O केंद्र है, चक्रीय चतुर्भुज ABCD में कोण ADC 100 अंश है, यानी कि यह जो कोण है ADC वह 100 अंश है। तो कोण BAC का मान ज्ञात कीजिए। कोण BAC यानी कि इस कोण का मान पूछा जा रहा है, कोण BAC। तो देखिए, चक्रीय चतुर्भुज ABCD में आप देखिए, ये देखिए चारों बिंदुओं के देखिए ABCD जो वृत्त के परिधि पे हैं, और ये समझिए कि ये हो गया चक्रीय चतुर्भुज, क्योंकि चारों बिंदु जो हैं वह परिधि पे हैं, और दिया भी है कि चक्रीय चतुर्भुज है। अब चक्रीय चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं, जो कोण D है और जो कोण B है, इन दोनों का योग कितना होगा? 180 अंश होता है। तो कोण B यानी कि कोण CBA जिसे कह सकते हैं, ये वाला कोण कितने अंश का हो जाएगा? D 100 अंश का है तो ये 80 अंश का हो जाएगा। 180 माइनस 100 हो जाएगा, तो ये आ गया 80 अंश। ठीक, अब इसके बाद देखिए AB देखिए व्यास है, और त्रिभुज ABC में देखेंगे अगर, तो यह जो कोण होगा यह अर्धवृत्त में बना हुआ कोण है, और अर्धवृत्त में बना हुआ कोण समकोण होता है। तो ये 90 अंश हो जाएगा। अब ये 90 और 80 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 अंश। यही हमको निकालना था, इसका मान जो आ जाएगा वह 10 अंश आ जाएगा। बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। बस 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, और अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, x² माइनस x माइनस 42 का गुणनखंड कीजिए। अब देखिए x² माइनस x माइनस 42 का गुणनखंड करना है, तो x² का कोफिशिएंट कितना है, गुणांक कितना है? 1, और कांस्टेंट कितना है? -42। तो गुणा होगा a इंटू सी, कितना आएगा? -42, और b की वैल्यू कितनी है? -1। अब -1 को 2 पदों में ऐसे लिखना है कि इसका जो मान आ जाए वह गुणा करने पे -42 और जोड़ने पे -1, तो -7 और 6। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो -42 आएगा, और जोड़ेंगे तो -1 आएगा। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पे अब हम लोग -x को क्या लिखेंगे? -7x
धन 6x, यही इतना लिखेंगे। तो इसीलिए इसको अब कितना लिख देंगे, x की जगह अब लिख देंगे x² - 7x + 6x + 42। अब पहले दोनों पदों में x कॉमन है तो कितना आ जाएगा, x - 7 यहाँ पे, फिर +6 यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखिए -42 है, तो क्या आ जाएगा x - 7 और x - 7 दोनों जगह कॉमन है और यहाँ पे बचा है x + 6। तो एक ब्रैकेट में x - 7 और दूसरे ब्रैकेट में x + 6, ये आ जाएगा उत्तर। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो इसका गुणनखंड। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे हम, 1000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज छमाही देय है। अब देखिए यहाँ पे 1000 रुपए पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। जो ब्याज है वह छमाही देय है। ठीक है, हर 6 महीने में ब्याज देना होता है। तो अब देखिए अगर छमाही ब्याज होता है तो दर जो होता है वह आधा हो जाता है। तो दर कितना हो जाएगा, 5% और बाकी सब वही रहेगा। मूलधन तो 1000 है और समय जो है टाइम देखिए रिस्पेक्टिव होता है। अगर छमाही में पूछ रहा है, छमाही ब्याज दे है तो छमाही में टाइम कैलकुलेट करेंगे, वार्षिक पूछ रहा है तो वार्षिक, तिमाही पूछ रहा है तो तिमाही में। ठीक है, तो इस तरीके से 1 वर्ष दिया है। ठीक है, 1 वर्ष में 12 महीने और एक छमाही में 6 महीने, यानी कि 2 छमाही आ जाएगा ये समय। ठीक है, तो इस तरीके से अब वैल्यूज पुट कर लीजिए। आपको जो फॉर्मूला है वह पता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन और ब्रैकेट में 1 धन r/100 के घाते n। ठीक है, तो यही वैल्यू रखना है यहाँ पे। अब a बराबर हो जाएगा, p है मूलधन 1000, फिर ब्रैकेट में 1 धन और रेट दर जो है वह 5/100 हो जाएगा। यहाँ पे 5 रख देंगे दर और फिर घात में समय कितना आ जाएगा, 2। अब देखिए हर समान करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, यह बन जाएगा 5 से 100 को काट देंगे 20 बार में तो 21/20। तो 21/20 का 2 बार गुणा हो जाएगा। अब देखिए 0 से 0 काट दीजिए और इसके बाद अब गुणा कर लीजिए। अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 21 × 21 होता है 441 और गुणे 10 0 हो जाएगा और बटे में है 4। ठीक है, तो 4 से काटिए तो 1 1 और उसके बाद 1 में नहीं जाएगा तो 0, फिर हो जाएगा ये 10, 2 बार जाएगा और फिर 2 बचा रह जाएगा तो दशमलव बढ़ाएंगे तो 20 हो जाएगा, फिर 5 बार जाएगा। यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 1102.5। अब यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है हमको। तो देखिए ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा जो मिश्रधन आया है उसमें से मूलधन घटा दीजिए तो 102.5 यह आ जाएगा ब्याज। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है, किसी कक्षा के छात्रों की लंबाई का आंकड़ा निम्न है, छात्रों की माध्य ऊंचाई ज्ञात करें। अब ऊंचाई सेंटीमीटर में 110 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने छात्र हैं, छात्रों की संख्या यहाँ पे दिया गया है 3। अब इसी तरीके से 120 सेंटीमीटर ऊंचाई के 4 छात्र हैं, 130 सेंटीमीटर के 3, 140 सेंटीमीटर के 6, 150 सेंटीमीटर के 4। ठीक, तो यह क्लास के बच्चों के ऊंचाइयां यहाँ पे दी गई है और इसका माध्य यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि जब इस प्रकार से व्यवस्थित आंकड़े दिए हों, एक में आंकड़ा दिया हो, एक बार उस आंकड़े की बारंबारता और माध्य पूछ रहा हो, तो हम लोग 3 कॉलम की इस तरीके से एक सारणी बना लेते हैं। एक में रखेंगे आंकड़े को, दूसरे में बारंबारता को और तीसरे में आंकड़े और बारंबारता का गुणा करके रखेंगे। अब सोचिए आप इस तरीके से कि 110 कोई आंकड़ा आपको दिया होता, उसमें 110 3 बार आ रहा होता और 120 4 बार आ रहा होता, तो आप जब माध्य निकालते हैं, जब आंकड़े दिए रहते हैं, अंक इस तरीके से संख्याएं दी रहती हैं, तो 110 को आप 3 बार जोड़ते, इसी तरीके से 120 को 4 बार जोड़ते, तो 110 को 3 बार जोड़ने से अच्छा है 110 में 3 का गुणा कर लीजिए और आ जाएगा 330। 110 को 3 बार आप जोड़ोगे तो भी वही मिलेगा और 110 में 3 का गुणा करके लिख लोगे
तो भी वही मिलेगा। ठीक है, अब इसी तरीके से 120 को अगर आप 4 बार जोड़ते तो 480 मिलता आपको। तो सीधे सीधे हम यहाँ बारंबारता में गुणा कर लेते हैं ताकि जो हम जोड़ करते हैं वह चीज आसान हो जाए। ठीक है, बार बार हम संख्याओं को जोड़ेंगे, इससे अच्छा हम गुणा करके रखे रहेंगे। हमको पता है कि हाँ यह संख्या इतनी बार आई है और इसको अगर जोड़ा जाए तो इतना आएगा। ठीक, तो वही यहाँ पे किया गया है। ऊंचाई जो दी गई है छात्रों की और छात्रों की जो संख्या है उन दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए गुणा करके सब लिखा गया है, और जो जितने बालक हैं कितने बालक हैं यह देखने के लिए क्या करेंगे, बालकों की संख्या को जोड़ लेंगे, यानी कि सिग्मा एफ कर लेंगे, बारंबारता को जोड़ लेंगे। तो ये आ गया 20, और इसके बाद जो हमने गुणा कर करके रखा हुआ है एफ एक्स, उसका भी सिग्मा ले लेंगे, उसको भी जोड़ लेंगे। तो सिग्मा एफ एक्स मतलब इन सभी का जोड़, तो ये आ जाएगा 2640। अब इसके बाद आपको पता है कि माध्य कैसे निकालते हैं। माध्य होता है समांतर माध्य, सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या, और यहाँ पे होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है 2640 और बटे सिग्मा एस है 20। तो ये शून्य से शून्य कटेगा और 2 से काटेंगे तो 1, 3 और 2 यानी कि 132। समांतर माध्य कितना आ जाएगा, 132 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि जो एक बच्चे की हाइट है एवरेज वह कितनी है, 132 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न संख्या 5। देखिए प्रश्न संख्या 5 में लिखा है 25 के घाते ऋण 3 गुणे 1/8 गुणे 3 के घाते ऋण 3 गुणे 4 के घाते ऋण 2 गुणे 10 के घाते 2। अब देखिए 25 के घाते ऋण 3 का मतलब क्या होता है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/25 के घाते 3, यानी कि 1/25 का 3 बार गुणा। तो वही देखिए यहाँ पे लिखा गया है 1/25 गुणे 25 गुणे 25, फिर गुणे 1/8, फिर गुणे 3 के घाते ऋण 3 लिखा गया है, तो इसको लिख सकते हैं 1/3 के घाते 3, और 1/3 के घाते 3 को लिख सकते हैं 1/3 गुणे 3 गुणे 3। फिर अब देखिए 4/3 के घात पे है ऋण 2, तो इसको 1/4/3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 के घात में 2। तो ये 3/4 का 2 बार गुणा, फिर गुणे 10 के घाते 2 है तो इसको 100 कर दीजिए। अब इसके बाद देखिए 2 3 आपस में कट जाएंगे, और फिर देखिए 25 से 100 को काटेंगे 4 बार में कट जाएगा, फिर 4 और 4 आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब 25 का 25 में गुणा होगा तो हो जाएगा 625, और 8 का गुणा यहाँ 3 में होगा तो हो जाएगा 24। फिर यहाँ पे एक 4 बचा हुआ है तो 1/4, फिर इसका बाद इसका गुणा करेंगे हम लोग, 4 का ही गुणा कर लीजिए 625 में, तो ये हो जाएगा 4 5 20, हासिल लगेगा 2, और 4 दूनी 8, फिर 2 10, फिर हासिल लगा 1, और 6 चौक 24, 1 25, 2500 ये हो गया, और 2500 में गुणा होगा 24 का, तो गुणा कर लीजिए। तो ये 2 शून्य और 24 25 120, शून्य हासिल लगेगा 12, फिर 24 दूनी 48 और 12 60, तो कितना आ जाएगा 1/60,000। इसका जो मान आ जाएगा सरल करने के बाद 1/60,000 आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 6। देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी 3 घंटे में तय करती है, उसी दूरी को दूसरी कार जिसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है कितने समय में तय करेगी। तो अब देखिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, यह फॉर्मूला आप याद रखिएगा। अब देखिए चाल आपको दिया गया है, पहले केस में 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूरी हमें नहीं पता है, बटे 3 घंटे का समय लग रहा है, तो दूरी यहां से निकाल लेंगे हम, दूरी कितना आ जाएगा 90 किलोमीटर। अब चाल जब 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जा रही है, 40 किलोमीटर प्रति आवर हो जा रहा है, तो कितना समय लगेगा यह पूछ रहा है। तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, समय कितना लगेगा यह निकाल लीजिए, 90 किलोमीटर दूरी है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। अब देखिए शून्य शून्य कट जाएगा, बचेगा 9/4 घंटा, जिसे लिख सकते हैं 2 सही 1/4 घंटा, या इसे मिनट में बदल के लिख सकते हैं 2 घंटे 15 मिनट। तो इस तरीके से
आसानी से आप निकाल लोगे। बस दूरी निकालना था, दूरी कितना है, और उसके बाद फिर दूसरे केस में समय निकाल लेना था। बहुत ही आसानी से आप कर सकते थे। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न संख्या 7 देखिए, एक्स क्यूब माइनस एक्स का गुणनखंड कीजिए। तो देखिए यहाँ पे x कॉमन ले सकते हैं दोनों पदों में, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वन। एक्स स्क्वायर माइनस वन बच जाएगा जब x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो अब इसको आगे कितना लिख सकते हैं, x फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस वन और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वन। ठीक है, तो यही आ जाएगा गुणनखंड इसका। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे प्रश्न संख्या 8 है। दो घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 1728 सेंटीमीटर है, उनके सिरों को परस्पर जोड़ा जाता है। नए बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। दो घन है जिसका जो आयतन है वह 1728 सेंटीमीटर क्यूब है। अब पूछ रहा है कि ऐसे अगर दो घन हैं जिनके सिरों को एक साथ मिला करके रख दिया जाता है तो बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो 1728 सेंटीमीटर क्यूब वाला घन है उसकी भुजा कितनी होगी। तो ए क्यूब बराबर हो जाएगा 1728 और ए बराबर कितना आ जाएगा, 12। ए का मान यहाँ से 12 मिल जाएगा, मतलब 12 सेंटीमीटर के दो घन हैं जिनको सटा करके रखा जा रहा है। ठीक, अब उनको सटा करके जब रखा जाएगा तो घनाभ जो बनेगा उसका लंबाई जो हो जाएगा वह 12 प्लस 12 हो जाएगा, यानी कि 24 हो जाएगा। बाकी चीजें जो चौड़ाई है वह भी 12 रहेगी और ऊंचाई जो है वह भी 12 रहेगी। ठीक है, अब इसका संपूर्ण पृष्ठ पूछा जा रहा है। अब घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला आप याद करिए, क्या होता है, यह होता है 2 गुणे ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ए बी सी भुजाएं हैं, ए लंबाई है, बी चौड़ाई है, सी ऊंचाई है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक, तो अब वैल्यूज रख दीजिए, 2 गुणे 24 गुणे 12 धन 12 गुणे 12 धन 12 गुणे 24। तो यहाँ से मैंने आपको बताया लंबाई 24 है, चौड़ाई 12 है, ऊंचाई 12 है, तो ये वैल्यूज रख देंगे। अब इसके बाद देखिए हो जाएगा 24 का 12 में गुणा होगा तो ये कितना आ जाएगा, 12 चौक 48 के 8 हासिल लगा 4 और 12 दूनी 24 और 4 28, तो 288 फिर धन 144 12 गुणे 12 फिर 12 गुणे 24 तो धन 288। अब इसके बाद इनको जोड़ लीजिए तीनों को, तो ये हो जाएगा 288 और 288 कितना हो जाएगा, 576 और 144 इसमें और जुड़ जाएगा 720 ये आ जाएगा। 720 में 2 का गुणा हो जाएगा तो 1440 सेंटीमीटर क्यूब ये आ जाएगा इस बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह, पिछला प्रश्न जो जैसे हमने देखा था वैसे प्रश्न ये भी है। प्रश्न संख्या 9 है, नीचे दी गई सारणी में आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। वहां पे बच्चे दिए गए थे और बच्चों की लंबाई, यहाँ पे पद और बारंबारता बस दिया गया है। तो पद है 4 और वह 3 बार आया है और 6 4 बार आया है। इसी तरीके से अब देखिए एक कॉलम बनाएंगे पद का, एक बारंबारता का और एक इन दोनों के गुणा का। ठीक है, पद का गुणा बारंबारता में। अब देखिए 4 3 बार आया है तो 12 लिखेंगे, 6 4 बार आया है तो 24 और इसी तरीके से 14 8 बार आया है तो 112। अब बारंबारता जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 25 और इसको जोड़ेंगे तो 256। अब समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके f इंटू एक्स का जो मान होता है उसमें भाग दे देते हैं बारंबारता का जो योग होता है। तो सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, तो 256 बाई 25। अब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 बार तो पूरा पूरा चला जाएगा और बचेगा 6 और दशमलव लगेगा 60 हो जाएगा, तो 2 बार जाएगा। फिर उसके बाद कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा तो 100 हो जाएगा, 4 बार जाएगा, तो यानी कि 10.5
24, 10.24 जो है वह मान आ जाएगा। समांतर माध्य यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10.24। इसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 10 है, 3 सेमी त्रिज्या के किसी वृत्त के केंद्र से 6 सेमी दूर स्थित बिंदु से वृत्त पर अनुस्पर्श संख्याओं की रचना कीजिए। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से वृत्त पर अनुस्पर्श संख्याओं लिखा है, यहाँ पे रहेगा रेखाओं की रचना कीजिए। ठीक है, स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। अब देखिए यहाँ पे क्या डिटेल्स दिया गया है, उस डिटेल्स पे हम लोग काम करते हैं। तो एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या जो है वह 3 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या जो है वह 3 सेंटीमीटर है और इसके केंद्र से बोला 6 सेंटीमीटर दूरी पे स्थित है। तो 3 सेंटीमीटर तो परिधि तक हो गया और 3 सेंटीमीटर और दूरी पे स्थित है एक बिंदु, यानी कि यह टोटल दूरी कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से स्पर्श रेखाओं का रचना करना है। ठीक है, तो इस बिंदु से कोई एक बिंदु आप ले लीजिए वृत्त पे, वहां पे इस तरीके से स्पर्श रेखाएं खींच दीजिए। तो यह जो हो जाएगा, यह जो रचना हो जाएगी, यह क्या हो जाएगी, वृत्त से 6 सेंटीमीटर इस दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखाएं ये इस तरीके से हो जाएंगी। ठीक है, तो इतना ही करना था आपको, रचना नहीं लिखना था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह है प्रश्न संख्या 11। यदि a का जो एलिमेंट है वह ऐसा हो कि x² - 5x + 6 के गुणनखंड हो और b जो समुच्चय है वह x + 2 और x + 3 का समुच्चय हो, तो a इंटरसेक्शन b और a यूनियन b ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहला तो दिया गया है कि a जो समुच्चय है वहां पे यह ऐसा समुच्चय है जिसमें आते हैं x² - 5x + 6 के गुणनखंड। तो इसका गुणनखंड निकाल लीजिए, तो x² - 5x + 6 को लिख सकते हैं x² - 3x - 2x + 6। अब यहाँ पे पहले दो पदों में x कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच जाएगा x - 3 और दूसरे में -2, तो क्या बचेगा x - 3। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x - 3, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x - 2। तो ये गुणनखंड हो जाएगा। तो ये दो एलिमेंट आ जाएंगे, a जो हो जाएगा सेट वह हो जाएगा x - 3 एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट x - 2। ठीक, और b दिया ही गया है, b क्या दिया गया है, x + 2 दिया गया है और x - 3 दिया गया है। ठीक, तो अब इसके बाद जब इंटरसेक्शन निकालना होगा, तो देखिए इंटरसेक्शन में देखते हैं कि क्या ऐसा कौन सा पद है जो दोनों में आ रहा है। तो x - 3 जो है वह दोनों में आ रहा है और यूनियन में हम क्या करते हैं, सभी पदों को लिखते हैं। तो x - 3 लिखेंगे, x - 2 लिखेंगे, x + 2 लिखेंगे और x - 3 दोबारा आ रहा है तो दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार लिख चुके हैं। तो इस तरीके से यह इसका हो जाएगा इंटरसेक्शन और यूनियन। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 12। देखिए प्रश्न संख्या 12 है, सरल कीजिए। ऋण 3/2 के घात में है 2 और इसके घात में है ऋण 3। तो अब देखिए घात में जब चीजें होती हैं तो किस तरीके से यहाँ पे हल करना है। सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे। तो छोटे ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो देखिए घात में है 2, तो ऋण 3/2 का गुणा 2 बार होगा, तो ऋण ऋण जो हो जाएगा वह धन हो जाएगा और ये आ जाएगा 9/4 के घात पे, और मझले ब्रैकेट में कुछ है नहीं तो मझला ब्रैकेट भी हो जाएगा कि घात में ऋण 3। अब देखिए 9/4 के घात में है ऋण 3 और कहीं भी लिखा हो a के घाते ऋण n लिखा हो तो इसे लिख सकते हैं 1/a के घाते धन n। तो ऐसे ही लिखेंगे 1/9/4 के घाते धन 3। ठीक है, तो ये अब देखिए
4 के घाते 3 ऊपर आ जाएगा और 9 के घाते 3 नीचे बचेगा। तो इसको टोटल लिख सकते हैं 4/9 के घाते 3। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ जाएगा 4/9 के घाते 3 और 4 का क्यूब जो हो जाएगा 64 और 9 का क्यूब 729। तो इस तरीके से ये सरल हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 13 है। एक शहर की जनसंख्या 10 लाख से बढ़कर 3 वर्ष में 11,57,625 हो जाती है। वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए जनसंख्या जो बढ़ती है वह चक्र वृद्धि होती है। ठीक है, अब 3 वर्ष में बढ़ के वह 11,57,625 हो जा रही है, ये हमें पता है। यानी कि मिश्र धन जो होगा वह कितना होगा, 11,57,625, और जो मूलधन की तरह हम ट्रीट करेंगे 10 लाख को ट्रीट करेंगे। तो अब फॉर्मूला लगा लीजिए, ए बराबर पी और ब्रैकेट में 1+r/100 ठीक, अब यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 10 लाख है, और समय जो है n वह 3 वर्ष है, और p भी हमें पता है वह है 11,57,625। और हमको निकालना क्या है, हमको वृद्धि दर निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसे r निकालना है हमको। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए। वैल्यूज पुट करने के बाद देखिए 10 लाख को हम लोग इधर भेज सकते हैं बराबर के इधर, तो ये यहाँ बटे में आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए इसे सॉल्व करना है धीरे धीरे, तो इसको धीरे धीरे 5 से देखिए काटना स्टार्ट करेंगे। तो 5 से काटेंगे तो ये नीचे 2 लाख बचेगा और ऊपर देखिए तो 2,31,525 बचेगा। ठीक, फिर 5 से काटेंगे तो नीचे कितना बचेगा, नीचे 40, फिर 5 से काटेंगे तो फिर कितना बचेगा, 8,000। ठीक, अब 8,000 को देखिए कितना लिख सकते हैं, 8,000 को 20 का क्यूब और 9,261 का 21 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक, अब इस तरीके से लिख दिया हमने। अब क्यूब दोनों साइड है तो दोनों साइड क्यूब रूट आप ले लेंगे या क्यूब हटा सकते हैं। ठीक है, तो 1+r/100 बराबर हो गया 21/20 और r/100 बराबर क्या हो जाएगा, 21/20 - 1। अब इसके बाद आगे देखिए r/100 बराबर हो जाएगा 1/20 और r बराबर कितना हो जाएगा, 1/20 गुणे 100। ठीक, तो r का जो मान आ जाएगा वह कितना आ जाएगा, 5%। यानी कि जनसंख्या वृद्धि दर जो है वह कितनी है, वह है 5% की। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से इसको हल कर सकते थे, बस कैलकुलेशन थोड़ा इसमें ज्यादा होगा आपका। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 14 है। एक दीवार की लंबाई 5 मीटर, ऊंचाई 3.5 मीटर, मोटाई 33 सेंटीमीटर तथा एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। इस दीवार को बनाने में कुल कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, यह निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए दीवार की जो मोटाई दी गई है वह मीटर और सेंटीमीटर में दी गई है, और ईंट की जो मोटाई है वह सेंटीमीटर में दी गई है। अब ईंटों की संख्या निकालने के लिए जो सूत्र लगेगा वह दीवार का आयतन बटे ईंट का आयतन से अगर हम भाग दे देते हैं तो एक बड़े आयतन को बनाने के लिए देखिए छोटे छोटे आयतन का प्रयोग हो रहा है, ईंटों का प्रयोग हो रहा है। तो यही जो ईंट है वह बेस है। तो अगर हमें निकालना है कि कितना ईंट लगेगा तो यह निकालने के लिए हम पूरा आयतन निकाल लेंगे और उसमें से छोटे से आयतन जिससे यह पूरा आयतन बन रहा है उससे भाग दे देंगे तो हमें संख्या मिल जाएगा। तो वही यहाँ पे सूत्र बन गया है। अब सर्वप्रथम सभी को हम लोग सेंटीमीटर में बदल देते हैं। ठीक है, तो ये सभी जितने भी यूनिट्स रखे जाएंगे वह सेंटीमीटर में रखे जाएंगे। अब दीवार का आयतन देखिए होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई। तो लंबाई कितना है 5 मीटर, तो ये हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। फिर 3.5 मीटर है ऊंचाई, तो 350 हो जाएगा ऊंचाई, और गुणे मोटाई 33 सेंटीमीटर। फिर बटे में देखिए ईंट का सभी मेजरमेंट 25 × 10 × 7.5। अब 25 से काटिए 500 को तो 20 बार में कट जाएगा, फिर 0 0 कट जाएगा। अब इसके बाद देखिए आगे इसको लिख सकते हैं 20 गुणे, अब ये 0 0 काटें तो ये हो जाएगा 350 × 33 बटे 10 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 75। ठीक है, अब इसके बाद देखिए
अब यहाँ पे अगर हम लोग 25 से काटना चाहें तो 25 या 75 और ये हो जाएगा 1 और 4 बार, ठीक है। तो हो जाएगा 14 बार में पूरा कट जाएगा और 3 से 33 को काटेंगे 11 बार में कट जाएगा। तो बचेगा क्या 20 गुणे 14 गुणे 11, 14 का गुणा 20 में होगा तो ये हो जाएगा 14 दूनी 28, 280, 280 में गुणा करेंगे 11 का तो ये कितना हो जाएगा 0, 88, 8 और 22 और 8 30, तो 3080 ये आ जाएगा। इसका जो ईंटों की संख्या लगेगी वह 3080 ईंट लगेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने निकाल लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 15 है, 7050 को 1/5 अनुपात 1/4 अनुपात 1/3 के अनुपात में बांटिए। तो ये देखिए ये जो अनुपात दिया गया है, कहीं आपको जैसे 2 अनुपात 3 अनुपात 5 दिया होता तो आप आसानी से इन अनुपातों का योग करते और उसके बाद गुणा करते चले जाते। जैसे 2 धन 3 5 और ये 10 आ जाता, इनका अनुपातिक योग जो है 10 आ जाता। पहला अनुपात निकालने के लिए क्या करते 2/10 गुणे जिस संख्या को मान लेते 7050 को ही करना रहता तो ये आ जाता आपका 1410। इस तरीके से आप निकाल लेते कि कितना कितना भाग आएगा, हाँ कितने कितने भाग में संख्याएं बटेंगी। तो फिर उसके बाद यहाँ पे अब इस अनुपात को किस तरीके से हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं यह देखिए। अब जो 5 4 और 3 है इनका आप क्या करिए एलसीएम ले लीजिए। इनका एलसीएम आप निकालोगे 5 4 और 3 का तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 से कटेगा 5 2 3, फिर 2 से 5 1 3, फिर 3 से तो 5 1 1, फिर 5 से तो 2 दूनी 4 और 4 त्रिक 12 और 12 25 60। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60। एलसीएम आ गया 60। अब इस 60 का गुणा आप इनमें कर दीजिए, ठीक है। 60 का गुणा करेंगे देखिए 1/5 में तो ये कितना आ जाएगा 12, फिर अनुपात 4 से काटिए 60 को तो कितना आएगा 15, फिर 3 से काटिए तो 20 आएगा, यानी कि 12:15:20 ये अनुपात एक्चुअल है। अब इसके बाद अनुपातिक योग कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 47। 12 15 और 20 ये कितना आ जाएगा, इसका योग आ जाएगा 47, ठीक है। 27 धन 20 47 हो जाएगा। अब पहली राशि क्या हो जाएगी, पहली राशि पहला अनुपात 12 है और 12/47 अनुपातिक योग गुणे 1750, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा बराबर। अब काटिए इसको, यहाँ पे 47 से देखिए भाग देंगे 7050 में तो 47 एक नम 47 और बचेगा यहाँ पे कितना 23 बच जाएगा और ये हो जाएगा 5 235 जो कि 5 बार में कट जाएगा और 0 है, मतलब 150 बार में पूरा कट जाएगा। अब 150 का गुणा हो जाएगा 12 में तो ये कितना आ जाएगा 0। अब 12 25 60 के 0 6, 12 के 9 12 और 6 18, यानी कि इसकी वैल्यू 1800 आ गई। पहली राशि 1800, फिर 47 से काटेंगे तो 150 आ जाएगा और 15 का गुणा होगा ये 225 और 0 2250, फिर 47 से काटेंगे 150 और 20 का गुणा हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3000। तो यहाँ पर संख्याएं जो आ जाएंगी जो बांट लेंगे हम तो कितनी हो जाएंगी 3000, 2250 और 1800। तो इस तरीके से आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं किस तरीके से इस अनुपात में इस संख्या को इन अनुपातों में हम बांट सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली अगर लिखा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं रहती है, बस यहाँ पे एलसीएम लेके आपको गुणा करके नॉर्मली लिख लेंगे, फिर इसके बाद दिक्कत खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसको देख करके भ्रमित नहीं होना है। अब कोई भी अनुपात होता है तो उसको बदल के भी लिखा जा सकता है, ठीक है। गुणा करेंगे तो भी कोई अंतर नहीं आएगा, आपको पता ही है, ठीक है। चाहे आप 2/4 लिखते हैं या फिर 8/16 लिखते हैं, बात तो एक ही होती है। तो इसी तरीके से अनुपात में भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों उम्मीद है सभी प्रश्न जो है वह यहाँ पे आपको समझ में आए होंगे। और कहीं भी कोई भी दिक्कत अगर लग रही हो किसी भी प्रश्न में तो प्रश्न संख्या लिख करके आप कमेंट कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन में ये दिक्कत है, ठीक है।
और यह वीडियो जो है वह अधिक से अधिक पहले तो आप अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोगों को पता चल जाए कि हाँ, अति लघुत्तरीय प्रश्नों को भी पढ़ाया गया है। बहुत मेहनत के साथ इन प्रश्नों को आपको पढ़ाना पड़ता है। आपको पता है कि बहुत ही समय जा रहा है इन प्रश्नों को पढ़ाने के लिए, तो अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए। यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके नीचे जरूर बताइए, और सभी विषयों का लिंक नीचे दिया गया है, जहां से जाकर के आप पढ़ाई कर सकते हैं, या चैनल पे विजिट करके आप खुद देख सकते हैं। वहां पे आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगी। और इसी तरीके से बेहतरीन तैयारी करना है आपको कम समय में, तो पूरा जो है पूरा हमने थर्ड सेमेस्टर आपको पढ़ाया हुआ है, और ऐप में आपको मिल जाएगा सब कुछ पूरा बहुत ही व्यवस्थित ढंग से, जहाँ पे आप कम समय में बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे बिना डिस्टरबेंस के। आपको सभी चीजें उपलब्ध हैं वहाँ पे, लेक्चर्स उपलब्ध हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट उपलब्ध हैं, और सभी हैंड रिटन नोट्स के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, और राजन पवन सीरीज के पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएंगे, और मास्टर क्लास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और नए राजन पवन सीरीज का सॉल्यूशन। ये सारी चीजें सुविधाएं आपको कहाँ मिलेंगी? हमारे ऐप टारगेट यूपीटेट सीटेट को आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या नीचे लिंक दिया गया है वहां से डाउनलोड कर लीजिए। और ऐप का भी नाम है टारगेट यूपीटेट सीटेट। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।